नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डी क्रैम पर। अब इस वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज में हमने अपना पहला टॉपिक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पिछले लेक्चर में कवर कर लिया है। अब इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज डिस्कस करेंगे अमेरिकन रिवॉल्यूशन। अब अमेरिकन रिवॉल्यूशन एक रिलेटिवली थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो इसीलिए इस अमेरिकन रिवॉल्यूशन पूरे टॉपिक को मैंने 3 पार्ट में ब्रेक किया है और एक 3 लेक्चर के छोटे सीरीज के थ्रू आपको पहुंचाऊंगा। तो पहले जो कि ये वाला पार्ट है, इस पार्ट में कॉजेज ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में टाइमलाइन देखेंगे, एक ब्रीफ टाइमलाइन, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल टाइमलाइन हमें देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल टाइमलाइन अमेरिकन रिवॉल्यूशन की अमेरिकन स्टूडेंट्स देखेंगे जो कि अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ेंगे। जैसे हमें इंडियन हिस्ट्री के टाइमलाइन डिटेल में देखने हैं, उसी तरह अमेरिकन स्टूडेंट्स को अमेरिकन हिस्ट्री के टाइमलाइन डिटेल में देखने होंगे। लेकिन जब एक फ्रॉम आउटसाइड अमेरिका अगर कोई स्टूडेंट वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेगा तो उसे टाइमलाइन बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ास करके हमारे यूपीएससी एग्जाम की ये डिमांड है कि ये टाइमलाइन आपको बेसिक टाइमलाइन पता होनी चाहिए, बट इसका बहुत एक एक बैटल की जानकारी ये ज़रूरी नहीं है। तो एक ब्रीफ टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स देखेंगे सेकेंड लेक्चर में। उसके बाद थर्ड लेक्चर में हम देखेंगे अमेरिकन सिविल वॉर। तो ये रहेगा हमारा अमेरिकन रिवॉल्यूशन को सीखने का एक स्ट्रक्चर। आइए इस वीडियो में शुरुआत करते हैं कॉजेज ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन। इसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन क्या था। अब पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी यानी कि 1750-1760 के आसपास यूरोप में और खास करके ग्रेट ब्रिटेन में, जहाँ से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी और वहाँ से क्यों हुई थी इसके कॉजेज हमने भली भांति जान लिए हैं पिछले लेक्चर में। 1750-1760 के आसपास जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी, जब औद्योगिक क्रांति जोर पकड़ने की तरफ थी, ब्रिटेन में ठीक लगभग उसी समय अटलांटिक महासागर की दूसरी तरफ अमेरिका में अमेरिकन रिवॉल्यूशन की शुरुआत होने जा रही थी। अब ये रिवॉल्यूशन क्या है, इस रिवॉल्यूशन में किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ये रिवॉल्यूशन क्यों हुआ, आइए जानते हैं। ये जानने से पहले एक बार नॉर्थ अमेरिका के मैप को थोड़ा सा देख लेते हैं ब्रॉड वे में। अब उस समय नॉर्थ अमेरिका में अगर आप देखेंगे, ये जो कॉलोनीज थी, यहाँ पे टोटल 13 कॉलोनीज थी। 13 कॉलोनीज ये ब्रिटिश कंट्रोल में थी। उसके बाद इसके वेस्ट वाला पार्ट ये फ्रेंच कंट्रोल में था और ये सारे पार्ट स्पेनिश कंट्रोल में थे। अमेरिकन रिवॉल्यूशन कब हुआ? अमेरिकन रिवॉल्यूशन तब हुआ जब ये 13 कॉलोनीज ने रिवोल्ट कर दिया, रिवोल्टेड अगेंस्ट देयर कॉलोनियल मास्टर्स। रिवोल्टेड अगेंस्ट देयर कॉलोनियल मास्टर्स। अब कॉलोनियल मास्टर्स कौन थे? ये थे ब्रिटिशर्स। तो इस लेक्चर में एक खास बात ध्यान रखेंगे आप लोग कि जब भी मैं टर्म कॉलोनिस्ट बोलूंगा, कॉलोनिस्ट, इसका मतलब पीपल ऑफ द 13 अमेरिकन कॉलोनीज। इन 13 कॉलोनीज के लोगों को कॉलोनिस्ट बोलेंगे। तो नॉर्थ अमेरिका के मैप की एक रफली ये दशा थी, लगभग 1750 के आसपास ये हालत में थी। इधर 13 कॉलोनीज ब्रिटिश के पास थे, इसके वेस्ट में ये फ्रांस का था और ये एरिया स्पेन का। अब व्हाट इज अमेरिकन रिवॉल्यूशन? फॉट बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन एंड 13 कॉलोनीज एंड दे वर ऑल्सो सपोर्टेड बाई फ्रांस। इसके बारे में आगे जानेंगे, फ्रांस ने कब सपोर्ट किया, क्यों सपोर्ट किया। लेकिन एक चीज यहाँ क्लैरिफाई करना मैं जरूरी समझता हूं कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इन दोनों टर्म्स को कभी कभी कई जगह इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। यानी कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन को अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोल देते हैं या अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को अमेरिकन रिवॉल्यूशन बोल देते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सटल डिफरेंस है। अमेरिकन रिवॉल्यूशन जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत मानी जाती है 1765 में, जब स्टैम्प्स एक्ट पास हुआ था। स्टैम्प्स एक्ट, ये स्टैम्प्स एक्ट क्यों पास हुआ था, इसका क्या इफेक्ट रहा, रिपरकशन रहा, इसके बारे में आगे जानेंगे। तो ये 1765 से 1783 तक चला।
लेकिन अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ये एक्चुअल में बैटल था, जिस फेज के अंदर डिफरेंट बैटल्स फाइट किए गए कॉलोनिस्ट और ब्रिटिशर्स के बीच। वो जो फेज था 1775 से शुरू होता है, यानी कि 1765 से सीधे लड़ाई नहीं शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हुई 1775 से। तो ये एक शटल डिफरेंस है अमेरिकन रिवॉल्यूशन और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। इसे अगर आप वेन डायग्राम के माध्यम से जानने की कोशिश करें तो ये जो आउटर सर्किल है ये हमारा अगर अमेरिकन रिवॉल्यूशन है तो इसका एक कहीं पार्ट रहा होगा अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कुछ इस तरह आप डिफरेंस समझने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि इतना सटल डिफरेंस और ये पूछना एग्जाम में शायद डिफिकल्ट हो, पर अगर आप बुक्स पढ़ेंगे और आगे कभी भी इसका रेफरेंस आएगा तो आपको समझने में आसानी होगी, आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बढ़ेगी। तो इसलिए मैंने बताना जरूरी समझा। तो अमेरिकन रिवॉल्यूशन बेसिकली जो 13 कॉलोनीज हमने पिछले स्लाइड में देखा, ये जो 13 कॉलोनीज थे, ये 13 कॉलोनीज, इन्होंने जब रिवोल्ट कर दिया ब्रिटिशर्स यानी कि अपने कॉलोनियल मास्टर्स के अगेंस्ट, तो अमेरिकन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि ये शुरुआत कब हुई थी, यहाँ पे कॉलोनी कब बनाई गई थी, ये जो 13 कॉलोनीज है इसे बसाया कब गया था। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1607 में कॉलोनाइजेशन इंग्लैंड के द्वारा शुरू किया गया और पहली कॉलोनी बसाई गई जेम्स टाउन वर्जीनिया में। ईस्ट अमेरिका के अटलांटिक कोस्ट के अलॉन्ग ये कॉलोनी बसाने का सिलसिला चलता रहा और नॉर्थ से लेकर साउथ तक टोटल 13 कॉलोनीज बसा दी गई। शुरुआत हुई 1607 में और कल्मिनेट हुआ ये प्रोसेस 13th कॉलोनी जब जॉर्जिया में बनी, यानी कि 1732 में जब जॉर्जिया में 13th कॉलोनी बनाई गई तो इस प्रोसेस का अंत हुआ। भारत का जो कॉलोनाइजेशन था, प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया एंड अमेरिका वाज गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली, ये भी इसी समय चल रहा था। इसे लिंक करना आप सीखो, क्योंकि सिविल सर्विस परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन, शायद ही कोई क्वेश्चन आपको प्लेन पूछा जाए कि सिर्फ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो जिसमें सिर्फ अमेरिकन रिवॉल्यूशन हो। बहुत मुश्किल है, ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आते। क्वेश्चन आपको लिंक करने दिए रहेंगे। अमेरिकन जो कॉलोनाइजेशन शुरू हुआ, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ उस समय अमेरिकन कॉलोनाइजेशन भी चल रहा था और इंडिया में भी कॉलोनाइजेशन चल रहा था। क्यों चल रहा था? क्योंकि इसका एक कारण यह भी था, सिर्फ यही कारण नहीं था, मैं फिर से दोहराता हूं कि सिर्फ यह कारण नहीं था, लेकिन एक कारण यह भी था कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो चल रहा है उसके लिए रॉ मटेरियल का सोर्स और फिनिश्ड गुड का मार्केट बनाने के लिए कॉलोनीज की जरूरत थी। तो इस कॉलोनाइजेशन का ये एक कारण था। अब देखिए 13 कॉलोनीज ये हैं, इसका नाम याद करने की तो जरूरत नहीं है, आपको नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बट फॉर रेफरेंस ये 13 कॉलोनीज थी, यही 13 कॉलोनीज बसाई गई थी। और जो अभी हमने सीखा है वही यहाँ लिख दिया है मैंने नीचे। पीपल ऑफ 13 कॉलोनीज रिवोल्टेड अगेंस्ट देयर कॉलोनियल मास्टर्स इंग्लैंड एंड रिजल्टिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 1775 to 1783 is called as अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो यहाँ पे ये अमेरिकन रिवॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, ये जो पीरियड मैंने लिखा है 1775 to 1783, दिस इज अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और अगर अमेरिकन रिवॉल्यूशन की बात की जाए तो दैट इज 1765 to 1783, दैट इज अमेरिकन रिवॉल्यूशन। तो आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, अमेरिकन रिवॉल्यूशन और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या डिफरेंस है। तो अब कॉजेज जानने की कोशिश करते हैं। देखो किसी भी रिवॉल्यूशन का अगर आप कॉजेज पढ़ोगे, किसी भी हिस्ट्री की बुक को खोल लो, आप कोई से भी इतिहास की किताब उठा लो, कोई सा भी रिवॉल्यूशन उठा लो, आपको कॉजेज को इसी 4 सब पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, इसी 4 सब पार्ट में। स्पेशली और खास करके 3 पार्ट भी हो सकते हैं कहीं कहीं, ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, और कई बुक्स क्या करते हैं कि ये सोशल और कल्चरल को मिक्स करके एक तीसरा कॉज बना देते हैं, सोशियो कल्चरल कॉज। तो अगर आप किसी भी रिवॉल्यूशन को पढ़ लें, किसी भी बुक से पढ़ लें, आपको मेनली इसी 3 सोशियो कल्चरल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, यही 3 सब हेडिंग के तहत आपको कॉजेज पढ़ाए जाएंगे किसी भी बुक में। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं एक एक करके अलग अलग सब हेड्स में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक कॉजेज से। देखिए अब इकोनॉमिक कॉजेज के तहत सबसे पहले यहाँ पे कॉज लिख रखा है मैंने, मर्केंटाइल कैपिटलिज्म।
पिछले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में भी कैपिटलिज्म का जिक्र कई बार आया था, और मैंने आपको कहा कि अभी थोड़ा इंतजार करते हैं, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म एक अलग वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। पर यहाँ मर्केंटाइल कैपिटलिज्म क्या हुआ? अब मर्केंटाइल कैपिटलिज्म को आप मोटे तौर पर ऐसा समझ सकते हैं कि ब्रिटिशर्स का एम क्या था? एम था टू मेक ब्रिटेन अचीव अ पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस। अब पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस का क्या मतलब हुआ? पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस क्या होगा? ट्रेड बैलेंस होगा नेट एक्सपोर्ट्स माइनस नेट इंपोर्ट्स। तो ये एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जो था, यही ट्रेड बैलेंस था। ये पॉजिटिव चाहिए था ब्रिटिशर्स को। अगर ये पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब क्या है? एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं और इंपोर्ट्स कम है। तो ब्रिटेन क्या चाहता था कि उसके एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो और इंपोर्ट कम हो। लेकिन अगर उसके इंपोर्ट कम होंगे और एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे, तो ये सिचुएशन उल्टी किसी ना किसी कंट्री के साथ तो होगी, और वो काम वो करना चाहते थे कॉलोनीज के साथ, और ये काम ये करना चाहते थे कॉलोनीज के साथ। तो इसीलिए इन्होंने एक सिस्टमेटिक डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्री शुरू कर दी हर कॉलोनी में। और जब हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इंडिया के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, इंडिया की हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री को किस तरह सिस्टमेटिकली इन्होंने बर्बाद किया था। टेक्सटाइल सबसे ज़्यादा इफेक्टेड इंडस्ट्री थी, हैंडीक्राफ्ट्स, इन सब इंडस्ट्रीज को किस तरह ब्रिटिशर्स ने बर्बाद किया। और ये इंडिया की बात हुई, लेकिन अमेरिका में भी सेम चीज़ हो रही थी, और इसके लिए उन्होंने वहाँ पे वेरियस एक्ट्स पास किए थे। ये पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस अपने इस मर्केंटाइल कैपिटलिज्म के ब्रॉड पॉलिसी के तहत पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस अचीव करने के लिए बहुत सारे एक्ट पास किए गए। उनमें से कुछ एक्ट्स का यहाँ जिक्र किया गया है। ये सारे एक्ट वर्ड बाय वर्ड और क्रोनोलॉजी के साथ आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2-3 एग्जाम्पल अगर आपको याद रहे तो अच्छा होगा। अब पहले एक्ट समझ लेते हैं क्या था, और अगर एग्जाम में कभी भी इसका रेफरेंस देने की बात आती है तो अगर आप 1-2 एक्ट लिख के वो क्या था ब्रीफ में बोले तो 15 से 10 वर्ड, 15 वर्ड, 20 वर्ड, इससे ज़्यादा नहीं। इतने में अगर आप एक्ट समझने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि इस मर्केंटाइल कैपिटलिज्म की पॉलिसी को किस तरीके से ब्रिटेन रूप दे रहा था। तो सबसे पहले 1660 में आता है इन्यूमरेटेड कमोडिटीज एक्ट। इसके तहत कॉलोनीज को कंपेल किया जाता है कि आप कुछ सामान सिर्फ इंग्लैंड या फिर दूसरे इंग्लिश कॉलोनीज को ही बेच सकते हैं और किसी को नहीं बेच पाएंगे। अब सोचिए ये कितना ड्रैकोनियन लॉ है कि अगर आपको क्या आप एक शॉप के मालिक हैं और आपको कहा जाए कि आपके शॉप में जो सामान है ये सिर्फ आप 4 लोगों को बेच सकते हैं, उन चारों को जब वो आएंगे तो आप सामान देंगे, तो क्या आपकी शॉप चलेगी? जी नहीं, बिल्कुल शॉप नहीं चलेगी। यही हो रहा था अमेरिका के साथ। अमेरिका को कहा गया कि आपको शुगर, टोबैको, कॉटन, इंडिगो और भी सब चीज़ें थी, ये सिर्फ इंग्लिश कॉलोनीज या फिर इंग्लैंड, इन दोनों को ही एक्सपोर्ट करना था। तो ये था इन्यूमरेटेड कमोडिटीज एक्ट। उसके बाद सॉरी, ये क्रोनोलॉजी मैंने थोड़ी सी गलत लिख दी है, ये 1651 वाला एक्ट ऊपर आना चाहिए था, बट एनीवे 1651 में आया ये नेविगेशन एक्ट। ये एक्ट कहता है कि सिर्फ ब्रिटेन के जहाज ही ट्रेड में इस्तेमाल होंगे। अब भाई कोई दूसरे देश से आप सस्ता जहाज नहीं खरीद सकते, या अपने यहाँ शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री डेवलप करना चाह रहे हैं तो नहीं कर सकते। क्यों करेगा? किसी के पास कोई इंसेंटिव नहीं है। अगर मैं अमेरिका में शिप बिल्डर हूँ, मैं शिप बनाता हूँ, मेरी शिप कोई लेगा ही नहीं। जबकि ये नेविगेशन एक्ट ला दिया गया है। नेविगेशन एक्ट लाया गया है कि जिसके तहत सिर्फ ब्रिटेन के शिप इस्तेमाल होंगे। जब सिर्फ ब्रिटेन के शिप इस्तेमाल होंगे तो मैं अमेरिका में शिप बनाऊंगा ही क्यों? इससे भी ब्रिटेन ने अपने मर्केंटाइल कैपिटलिज्म की पॉलिसी को बढ़ावा दिया। अब देखिए दोनों पॉलिसी से पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस किस तरह अचीव करने की कोशिश कर रहा है। अब ये सामान सिर्फ और सिर्फ वो इंग्लिश कॉलोनीज को देंगे। अब यहाँ पे ब्रिटेन से जहाज भी सिर्फ ब्रिटेन से मंगवाए जा सकते हैं ट्रेड करने के लिए। कितना ड्रैकोनियन था ये लॉ। उसके बाद आता है स्टेपल एक्ट। 1663 में आता है स्टेपल एक्ट। अब इस स्टेपल एक्ट के तहत क्या हुआ? अब देखो, कोई ये है सपोज अमेरिका, ये है अमेरिका, ये एक दूसरी कंट्री मान लीजिए आप, कोई सी भी कंट्री मान लो, इसे कंट्री एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, एक कंट्री है और ये है हमारा ब्रिटेन। अब यहाँ से अगर कोई सामान अगर एक्स इस कंट्री एक्स से जाता है अमेरिका, अगर कंट्री एक्स से अमेरिका कुछ इंपोर्ट करता है तो सीधा ही करेगा ना। लेकिन स्टेपल एक्ट ने क्या किया कि ये सामान सीधा यहाँ नहीं जाएगा, ये सामान जाएगा पहले एक्स से ब्रिटेन
वहाँ पे उसकी अनपैकिंग होगी, उसकी चेकिंग होगी, उस पर ड्यूटी लगाई जाएगी और फिर वो सामान यहाँ आएगा। अब अमेरिकन क्या हैं, ये यहाँ से अगर सीधे आता तो 10 रुपये कीमत रहती, यहाँ से अगर ये ब्रिटेन गया तो ये 10 रुपये कीमत तो रही, इस पर प्लस इसमें मान लो आपने 4 रुपये ब्रिटेन ने ड्यूटी लगा दी, तो अमेरिकन को 10 रुपये के सामान के लिए 14 रुपया पे करना पड़ा। और ये 14 रुपये में से ये 4 रुपये जो एक्स्ट्रा ड्यूटी लगी, ये कहाँ जा रहा था? ये अमेरिकन पे कर रहे थे ब्रिटिशर्स को। तो ये था स्टेपल एक्ट। अब इसी तरह समय बीतता गया और 1699 में आया हमारा वुल एक्ट। अब वुल एक्ट में क्या है कि ब्रिटिशर्स ने, अब किस हद तक चले गए ब्रिटिशर्स, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वुल का जो एक्सपोर्ट था, वुल का एक्सपोर्ट कॉलोनी से होता था, ये बैन कर दिया। अब अमेरिकन ये जो बाहर वुल भेजते थे ये नहीं भेजेंगे, और इंपोर्ट जो होगा, अमेरिका अगर वुल का इंपोर्ट करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन से करेगा। कितना ड्रैकोनियन था, कितना ब्लेटेंट मिसयूज हो रहा था पावर्स का, ये देख। तो धीरे धीरे इन सब कारणों ने अमेरिकन के मन में एक क्षोभ की भावना पैदा करने में बहुत बड़ा योगदान दिया कि भाई ये हमारे देश में आए हैं और पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस अचीव करने की कोशिश करें मर्केंटाइल कैपिटलिज्म की पॉलिसी के तहत, और वो भी इतने ड्रैकोनियन लॉ पास। और अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि ये 1765 आया और ये स्टैम्प्स एक्ट पास हुआ। और यही एक्ट जो था, इस एक्ट ने, घी तो पहले ही से था, घी पहले ही से था, इसने इसमें डाल दी चिंगारी, तो शुरुआत हो गई अमेरिकन रिवॉल्यूशन की। अब ये स्टैम्प एक्ट क्या था कि आप कोई सा भी बिजनेस डॉक्यूमेंट हो, आज भी हमारे यहाँ स्टैम्प ड्यूटी है ना, अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी रजिस्टर करते हैं तो स्टैम्प पेपर पे करना होता है, लीगल काम मोस्ट हमें स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। पर अमेरिकन का गुस्सा इस बात से नहीं था कि उन्हें स्टैम्प ड्यूटी देनी है, अमेरिकन का गुस्सा इस बात से था कि उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं था ब्रिटेन में, और बिना किसी रिप्रेजेंटेशन के ब्रिटेन की सरकार ने अमेरिका पर स्टैम्प ड्यूटी इम्पोज किया था। तो ये जो वॉर क्राई बना अमेरिकन रिवॉल्यूशन का, उसकी शुरुआत हुई नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, कि आप हम पे टैक्स नहीं लगा सकते जब तक आप हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, आप हम पे टैक्स नहीं लगा सकते। इस भावना का जन्म हुआ, और ये जो चिंगारी उठी ये धीरे धीरे फैल के अमेरिकन रिवॉल्यूशन का रूप ले लेती है आगे चल के, जिसके बारे में टाइमलाइन क्या था वो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। पर यहाँ पे बेसिकली ये सारे एक्ट्स की बात की मैंने इसलिए की है कि मर्केंटाइल पॉलिसी को, मर्केंटाइल कैपिटलिज्म की पॉलिसी को किस तरह ब्रिटेन की सरकार ने रूप दिया अमेरिकन कॉलोनीज में, ये इन एक्ट्स के थ्रू दिया गया था। और ये एक्ट्स कितने ड्रैकोनियन थे, इस एक्ट्स के जो ब्रीफ मैंने लिखे हैं और आपको समझाए हैं उससे ही आप अंदाजा लगा सकते। ये सारे एक्ट्स जो थे, इंडिजिनस इंडस्ट्री जो अमेरिका में थी उसके ग्रोथ को इनहिबिट कर दिया, उन्हें बढ़ने नहीं दिया, जिससे कि ब्रिटेन को पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस अचीव हो जाए। तो ये थी हमारी मर्केंटाइल कैपिटलिज्म के तहत किस तरह ब्रिटेन ने अमेरिका को कॉलोनाइज करने की कोशिश। तो अब देखते हैं दूसरा कॉज क्या था इकोनॉमिक कॉज में, ये था इंटरडिपेंडेंट ट्रेड। अभी इंटरडिपेंडेंट ट्रेड और मर्केंटाइल कैपिटलिज्म लिंक्ड है। लिंक्ड कैसे है उसकी बात करते हैं। देखिए, जो अमेरिका में 13 कॉलोनीज थी, यहाँ ये अगर आपका अटलांटिक ओशन है और ये ईस्टर्न अमेरिकन कोस्ट है, तो ये 13 कॉलोनीज रही होंगी कुछ। ये सारी कॉलोनीज होमोजेनियस नहीं थी। होमोजेनियस बोलने का मतलब सभी के पास सेम रिसोर्सेज नहीं थे, सभी के पास सेम कैपेसिटी नहीं थी। अगर कोई अगर कोई फार्म प्रोड्यूस करता था तो दूसरा आयरन प्रोड्यूस करता था, किसी के पास एनिमल हस्बेंड्री थी, किसी के पास हेवी इंडस्ट्री थी। और ये बाइफर्केशन कैसा था मोटे तौर पर, वो मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया कि नदर्न कॉलोनीज जो थी वो आयरन टिम्बर शिप में एक्सपर्ट थी, मिडिल कॉलोनीज एनिमल हस्बेंड्री वूल फार्मिंग इनमें एक्सपर्ट थी, और सदर्न कॉलोनीज फार्म प्रोड्यूस में एक्सपर्ट थी, राइस टोबैको इंडिगो कॉर्न। लेकिन अमेरिका जो मर्केंटाइल कैपिटलिज्म की पॉलिसी अपना रहा था, उसके तहत इन सब को आपस में जो इंटरडिपेंडेंट ट्रेड था, अब खाना अगर मेरा साउथ से आ रहा है तो हेवी इंडस्ट्रीज का जो प्रोडक्ट है वो नॉर्थ से आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ये आयरन कहाँ से आएगा हमारे पास, उसके बाद हमारे पास वुल कहाँ से आएगा। अब ये वुल इंडस्ट्री हमने पहले देखा कि ये पास किया था इन्होंने एक वुल एक्ट। वुल एक्ट में इंपोर्टिंग ऑफ वुल टू डेट प्रोड्यूस्ड बाई ग्रेट ब्रिटेन, मतलब अगर इंपोर्ट हो रहा है तो वो सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन से लगाना है
और टैक्सिंग ऑफ वूल सेल्स, अगर देश में ऊन बिक रहा तो उस पर टैक्स भी लगाना। तो अब इसका असर क्या पड़ेगा इस वूल इंडस्ट्री पे। अब ये जो शिप है सिर्फ ब्रिटिश शिप यूज होंगी, ये हमने देखा था यहाँ पे नेविगेशन एक्ट में देखा था, सिर्फ ब्रिटिश जहाज़ों का इस्तेमाल करना है। तो इस शिप इंडस्ट्री का क्या होगा, आप सोच के देखिए कि इस शिप इंडस्ट्री का क्या होगा। तो इस तरह की पॉलिसीज की वजह से ये जो 3 कॉलोनीज थी, इनके अंदर जो आपस में इंटरडिपेंडेंट ट्रेड रहता था, मतलब अगर किसी नदर्न कॉलोनीज के पास जो चीज़ नहीं वो मिडल या सदर्न कॉलोनी से मंगाती थी और वाइस वर्सा, इस तरह ही होता था। ये ट्रेड हैम्पर होने लगा। जब ये ट्रेड हैम्पर होने लगा तो इनके जो कैपिटलिस्ट क्लास थे उन्हें गुस्सा आया भाई कि हमारे यहाँ आप ट्रेड नहीं करने दे रहे, आप अपनी मर्केंटाइल कैपिटलिज्म की पॉलिसी अपना रहे हैं, आप पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड चाहिए और हमारे ट्रेड बैलेंस का क्या। तो ये फीलिंग धीरे धीरे डेवलप होने लगी अमेरिकन में। देखिए यहाँ पे इस वक्त तक अमेरिकन बोल के कोई फीलिंग बहुत कम थी या ना के बराबर थी, लेकिन धीरे धीरे स्टैम्प एक्ट के बाद क्या हुआ कि लोग ऐसे यूनाइट हुए कि अमेरिकन की जो फीलिंग है, हम अमरीकी हैं, अमेरिका फर्स्ट, ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग डेवलप होने लगी अमेरिका के लोगों के अंदर, कॉलोनिस्ट्स के अंदर। अब नदर्न कॉलोनीज, मिडिल कॉलोनीज और सदर्न कॉलोनीज क्या हैं, इसके लिए मैंने आपको एक रेफरेंस के लिए ये दे रखा है मैप। हालांकि इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इसे एक बार देखेंगे तो ये पहले जो मैंने ये 3 पार्ट बताया आपको, नदर्न कॉलोनीज क्या प्रोड्यूस करती थी, मिडिल कॉलोनीज क्या करती थी और सदर्न कॉलोनीज क्या करती थी, ये समझने में थोड़ी आसानी हो सकती है। तो इसे एक बार आप देखिएगा जरूर। अब ये थे इकोनॉमिक कॉजेज। इसके बाद आ जाते हैं हम पॉलिटिकल कॉजेज पर। अब पॉलिटिकल कॉजेज देखिए, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है यहाँ पे, ये गवर्नेंस का स्ट्रक्चर था अमेरिका के। तो ऐसा नहीं था कि कॉलोनिस्ट्स को रिप्रेजेंटेशन नहीं था गवर्नमेंट में, लेकिन वो लोअर लेवल पे था। उनका अपना लेजिस्लेचर था, लॉ फॉर्मिंग डिपार्टमेंट था और एग्जीक्यूटिव था, लॉ इन्फोर्सिंग डिपार्टमेंट था। तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ये दोनों लोकल कॉलोनियल गवर्नमेंट थे इस लेवल पर। लेकिन जो हाईएस्ट बॉडी थी यानी कि गवर्नर, वो इंग्लैंड अपॉइंट करता था और इसमें कॉलोनियल सेटलर्स का कोई से नहीं था। तो लोकल लेवल पे गवर्नमेंट होते हुए भी, लोकल लेवल पे सरकार होते हुए भी जो कॉलोनिस्ट थे वो हैंडीकैप फील करते थे, क्योंकि टॉप लेवल का जो एग्जीक्यूटिव था, जो गवर्नर था, वो इंग्लैंड अपॉइंट करता था। अब इस गवर्नमेंट स्ट्रक्चर क्या था, एग्जैक्टली क्या था, ये मोटे तौर पे मैंने आपको बताया। एग्जैक्टली क्या था ये हमें जानने की जरूरत नहीं है, इतने डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ये हम इंडिया के कंटेक्स्ट में सीखेंगे, इंडियन पॉलिटी में। बट ये हम चूंकि हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो यहाँ अमेरिकन कंटेक्स्ट में एग्जैक्टली ये स्ट्रक्चर क्या था ये हमें नहीं जानना। लेकिन मोटे तौर पे आप ये समझ लीजिए और इतना मेरे हिसाब से काफ़ी होना चाहिए। अब आते हैं अपने दूसरे पॉलिटिकल कॉज की तरफ, जो था 7 ईयर्स वॉर। अब ये 7 ईयर्स वॉर किसके बीच लड़ा गया था, क्यों लड़ा गया था और कब लड़ा गया था, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको रहनी चाहिए, क्योंकि ये अगर क्वेश्चन आता है तो इसे आप लिख सकते हैं और इससे आपको थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। क्योंकि यूजुअली लोग 7 ईयर्स वॉर को एक्सक्लूड कर देते हैं, इसे इंपॉर्टेंट नहीं समझते, और एनसीईआरटी पे इसे एक पासिंग वे में मेंशन किया गया है। आप अगर एनसीईआरटी पढ़ के आए होंगे तो आपको अब क्लैरिटी मिल रही होगी कि 7 ईयर्स वॉर क्या है। 7 ईयर्स वॉर, it happened between 1756 to 1763 and it was fought between Britain and France. It was fought in 5 continents, hence also called global war. अब ब्रिटेन और फ्रांस के साथ दिक्कत क्या है कि किसी एक जगह झगड़ा शुरू हुआ इनका, किसी एक जगह बैटल शुरू हुआ तो दुनिया में जहां भी रहते थे ये दोनों सब हर जगह लड़ने लगते थे। कहीं भी लड़ाई शुरू हुई दुनिया में हर जगह लड़ेंगे। अब जब ये 7 ईयर्स वॉर हुआ ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, तो इस समय इंडिया में इसका मैनिफेस्टेशन हमें थर्ड कर्नाटिक वॉर के फॉर्म में देखने को मिला था। थर्ड कर्नाटिक वॉर, जब इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये वॉर हुआ क्यों, 7 ईयर्स का, 7 ईयर तक कोई लड़ा क्यों एक दूसरे से? 7 साल तक लड़ने की हिम्मत किस में है, क्यों लड़ेगा कोई? कारण बहुत मजबूत होने चाहिए और बहुत मजबूत थे कारण ये था कि अगर जब हमने अभी देखा था नॉर्थ अमेरिका में, ये मान लीजिए नॉर्थ अमेरिका है, तो हमने देखा कि ये जो एरिया था ये था ब्रिटेन का, ये जो एरिया था मोटे तौर पे ये था फ्रांस का, और ये नीचे वाले रीजन थे स्पेन के, और इधर मोर और लेस नील पॉपुलेशन था उस समय। ब्रिटेन को एक खतरा तो ये था कि फ्रांस कभी भी अटैक करके
ये 13 कॉलोनी को कब्जा करने की कोशिश कर सकता है, और इसीलिए ये फ्रांस के साथ ये जमीन हथियाना चाहता था, फ्रांस के कब्जे वाली। दूसरा रीजन ये था कि आप याद करेंगे कि यही समय है जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था ब्रिटेन में। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था तो उसे अपने रॉ मटेरियल चाहिए और मार्केट फॉर फिनिश्ड गुड्स चाहिए। इसके लिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा लैंड एक्वायर करने की कोशिश करनी थी। इन दोनों कारणों से फ्रांस और ब्रिटेन लड़ते हैं, और जिसमें फ्रांस की हार होती है। अंत में फ्रांस की हार होती है और ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन किया जाता है। उस ट्रीटी ऑफ पेरिस के तहत क्या होता है, ब्रिटेन गॉट कनाडा फ्रॉम फ्रांस। कनाडा मिल गया ब्रिटेन को फ्रांस से, फ्लोरिडा मिल गया स्पेन से। फ्रांस वाज अलाउड टू रिटेन कैरेबियन, शुगर आइलैंड, स्पेनिश कंट्रोल ओवर क्यूबा एंड फिलीपींस वाज रिकॉग्नाइज्ड। देखिए ये एग्जैक्ट, ये सारी चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं। मैं फिर से दोहराता हूँ, ये सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप मैप खोल के इसे एक बार देखेंगे तो आपको 70% चीजें आपके दिमाग में एम्बेड हो जाएंगी। ये आपको मैप के साथ ही पढ़ाई करनी है। हिस्ट्री की भी पढ़ाई हो या ज्योग्राफी की पढ़ाई हो, या अगर हम सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट्स जो पेपर जीएस पेपर 3 में है, इन सब की पढ़ाई करते समय अगर आप मैप खोल के नहीं पढ़ाई करेंगे तो फिर आपको क्रैमिंग के अलावा कोई उपाय नहीं बचेगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी हिस्ट्री पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ें, सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट्स पढ़ें, जहाँ भी किसी जगह का जिक्र हो, एक मैप हमेशा, एक एटलस हमेशा अपने साथ रखिए। वो जगह खोल के देखेंगे तो जो चीज़ आपको 10 मिनट 15 मिनट लगेंगे समझने में, वो आप 2 मिनट में समझ सकते हैं। तो यहाँ भी अगर आप ये मैप खोल के देखेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो ये रिजल्ट याद रखने की एग्जैक्टली ज़रूरत नहीं है। मोटे तौर पे आप इतना याद रख सकते हैं, इस वॉर से पहले ब्रिटेन के पास क्या था, ये 13 कॉलोनीज थी। और ये जो लाइन है, इसके इधर एक्सपेंशन क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ पे अगर जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पे अपलेशियन माउंटेन्स हैं, अपलेशियन माउंटेन सीरीज हैं, अपलेशियन माउंटेन। तो इसके इधर जाके स्टेशन बनाना थोड़ा डिफिकल्ट था ब्रिटिशर्स के लिए, और पहले से इधर फ्रेंच अवेलेबल थे, इसलिए इसके इधर नेचुरल सेटलमेंट प्रोसेस नहीं शुरू हो पाया था। लेकिन इस लड़ाई के बाद ये कनाडा मिल गया ब्रिटिशर्स को फ्रांस से, और फ्लोरिडा मिल गया स्पेन से। तो ब्रिटिशर्स का मकसद पूरा हुआ। मकसद कैसे पूरा हुआ, अब उन्हें रॉ मटेरियल मिल सकता है, अब उन्हें अपने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के जो एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रहा था उसके लिए मार्केट मिल सकता है। तो ये था हमारा 7 इयर्स वॉर। ये चला 1756 टू 1763 में। अब इससे जुड़ी एक बात, अब लिंक कैसे करना है हमें टॉपिक, आपने देखा होगा कि अभी हमने एक स्टैम्प एक्ट की बात की थी। ये रहा हमारा स्टैम्प एक्ट। ये 1765 में स्टैम्प एक्ट आखिर पास क्यों किया ब्रिटिशर्स ने, उन्हें हर लीगल डॉक्यूमेंट पे स्टैम्प ड्यूटी क्यों चाहिए थी? क्योंकि अभी अभी हमने देखा है यहाँ पे कि 1756 टू 1763 हुआ है 7 इयर्स वॉर। अब 7 साल तक अगर आप लड़ाई करेंगे तो आपके स्टेट कॉफर्स की हालत क्या होगी? स्टेट कॉफर्स हो जाएंगे एम्प्टी, आपके पास बचेगा कुछ नहीं। ठन ठन गोपाल हो गया था ब्रिटेन इस समय तक। तो ब्रिटेन के पास जो स्टेट कॉफर्स थे उस पर बहुत बुरा असर पड़ा था। अब उसे कहाँ से भरेगा वो? तो कॉलोनी से भरने की कोशिश की उसने। कॉलोनी से भरने की कोशिश में उसने स्टैम्प एक्ट पास कर दिया 1765 में, यानी कि लड़ाई खत्म होने के 2 साल बाद ये स्टैम्प एक्ट पास किया, और इसी से शुरुआत होती है अमेरिकन रिवॉल्यूशन की। ये याद रखिएगा। तो सारी चीज़ें रिलेटेड हैं। अगर आप आगे कुछ पढ़ रहे हैं तो उसे रिलेट करने की कोशिश कीजिए कि दूसरी चीज़ें क्यों हुई हैं। देखिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से भी कितना रिलेशन है, और स्टैम्प एक्ट का 7 इयर्स वॉर से क्या रिलेशन है, ये हमने अभी अभी जाना। अब आते हैं सोशल कॉजेज की तरफ। देखो सोशल कॉज में क्या था कि इंग्लैंड स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ डिपोर्टिंग कॉन्विक्ट्स टू अमेरिकाज। अब ये जो कॉन्विक्ट्स है ना, ये बड़ा सब्जेक्टिव टर्म है। कॉन्विक्ट्स मतलब क्या? लुटेरे, गुंडे, बदमाश, ऐसे भी थे, ऐसे लोगों को भी भेजा जा रहा था। लेकिन जो इंग्लैंड की जो रिजिड सोसाइटी थी, जो रिजिड सोशल स्ट्रक्चर था, उस सोशल स्ट्रक्चर में जो बंदा फिट नहीं बैठता था, जो बंदा फिट नहीं बैठा, उसे नाव पे बैठा दिया और फेंक दिया ऐसे अटलांटिक में कि तुम जाओ वेस्ट कोस्ट से, और ये है ऐसे लोगों की जगह, इन 13 कॉलोनी में जहाँ जगह मिले बैठ जाओ। तो इसे जहाज पे बिठा के इस तरह भेजने लगे। अमेरिका में ऐसे लोगों के लिए, इंग्लैंड में ऐसे लोगों के लिए जगह नहीं थी। वहाँ की सोसाइटी थी बहुत रिजिड, एलिटिस्ट, प्रिविलेज बेस्ड सोसाइटी थी, इसलिए वो वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाते थे। पर अमेरिका ऐसा नहीं था। अमेरिका एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर डेवलप कर रहा था धीरे धीरे। तो आज भी जो हम देखते हैं कि कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है अमेरिका में, क्या है कि दुनिया भर के लोग जाके बसे हुए हैं, सारे नेशंस के लोग जाके वहाँ पे बसे हुए हैं। तो ये है कॉस्मोपॉलिटन कल्चर हमारा।
तो अमेरिका के कॉस्मोपॉलिटन कल्चर की शुरुआत भी उस समय से हो गई थी। ये भी एक लिंकेज है। इस तरह से अगर आप लिंक करके पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा हिस्ट्री में। ब्रिटिशर्स ने बेशक अमेरिका में 13 कॉलोनीज को बसाया था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन किसी को बसाना और फिर उसे सर्वेंट की तरह ट्रीट करना, उसे सेकेंडरी सिटीजन की ट्रीट करना और उस कंट्री को रिसोर्सेज से डिवाइड करना, उसके सारे रिसोर्सेज डाइवर्ट करना, उसे एक नेट इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स बनाना, ये सारी चीज़ें वहाँ के नेटिव नहीं बर्दाश्त करेंगे। जब फर्स्ट जनरेशन अमेरिकन सेटलर्स थे इन्होंने बर्दाश्त किया, क्योंकि ये थोड़े से आप कह सकते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर इसे कहें तो ये एहसान के बोझ तले दबे हुए थे। इस तरह की भावना इनमें थी कि ब्रिटिशर्स ने हमें बसाया है तो ये जो भी कर रहे हैं इनका हक है। लेकिन जब सेकेंड जनरेशन और खास करके थर्ड जनरेशन अमेरिकन्स आए तो उन्होंने इस कंसेप्ट को पूरी तरह से नकार दिया। उन्होंने बोला कि आपने जब बसाया होगा तो बसाया होगा, आपने मेरे दादा परदादा को बसाया, मुझे थोड़ी बसाया, मुझ पर आपका कोई हक नहीं है, मैं एक फ्री सिटीजन हूँ। तो ये लिबर्टी की जो बात आती है, ये फ्री सिटीजनशिप की जो बात आती है, ये भावना कहीं ना कहीं इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये जन्म लेने लगती है अमेरिकन्स के अंदर, कॉलोनिस्ट्स के अंदर ये भावना कहीं ना कहीं जन्म लेने लगती है। अब अगर हम कल्चरल कॉजेज की बात करें तो जब दुनिया मिडिल एजेस से बाहर आ रही थी तो एज ऑफ इनलाइटनमेंट शुरू हुआ। ये इसकी शुरुआत हुई थी 1600 के आसपास और ये अपने क्लाइमेक्स पे पहुंचा 1700s में। इस समय लोग जो थिंकर्स थे उनके आइडियाज से इंस्पायर होना शुरू हो गए, जैसे लॉक, हैरिंगटन और मिल्टन। थॉमस पेन, अब इसमें थॉमस पेन का नाम मैंने इसलिए लिखा है कि एक कोट मिला था मुझे, ये आपके लिए मैंने यहाँ लिखा है। थॉमस पेन कहते हैं कि इट वॉज एब्सर्ड दैट ए कॉन्टिनेंट दैट इज नॉर्थ अमेरिका बी गवर्न्ड बाई ए आइलैंड दैट इज ब्रिटेन। मतलब वो कहते हैं कि एक जो महाद्वीप है नॉर्थ अमेरिका जिसमें 13 कॉलोनीज तो थी ही, अब कनाडा भी इसने फ्रांस से ले लिया, तो लगभग ये पूरा कॉन्टिनेंट ब्रिटेन के कब्जे में था। तो थॉमस पेन कहते हैं कि ये बिल्कुल एब्सर्ड है, ऐसा कोई सोच ही नहीं सकता कि एक कॉन्टिनेंट जो है उस पर एक आइलैंड जो कि ब्रिटेन है उसका कब्जा है। इन्होंने एक किताब लिखी कॉमन सेंस, जिसमें इन्होंने इस प्रॉब्लम को डिस्कस किया कि ये कितना एब्सर्ड है, एक आइलैंड है, ये कॉन्टिनेंट पे कब्जा करके बैठा हुआ है। अब इसके बाद एक महाशय थे, ये थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ये अमेरिकन थे, ये अमेरिकन ही थे और इन्होंने एक न्यूज़पेपर लाते थे, ये पेंसिल्वेनिया गैजेट। इस पेंसिल्वेनिया गैजेट की अंदर भी इन्होंने अमेरिकन को ब्रिटिशर्स किस तरह से लूट खसोट मचा रखी है यहाँ पे, अमेरिकन का ख्याल नहीं है इनके दिमाग में। इनके दिमाग में सिर्फ ये ख्याल है कि यहाँ के पैसे कैसे लूटे जाएं और ब्रिटेन का भला कैसा हो। इन सब भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इन्होंने एक न्यूज़पेपर लाया था जिसका नाम था पेंसिल्वेनिया गैजेट। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इस समय कुछ यूनिवर्सिटी, जो फेमस यूनिवर्सिटीज आज भी हैं, ये यूनिवर्सिटीज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, इन सब की स्थापना हुई। तो इन यूनिवर्सिटीज में भी जो अमेरिकन थे उनकी एजुकेशनल ट्रेनिंग हुई, उनका थॉट प्रोसेस को कुछ इस तरह कर दिया गया कि जो ब्रिटिशर्स का रूल था वो रूल किस तरह एंटी अमेरिकन है, एंटी पीपल है, एंटी इकोनॉमिक है फॉर अमेरिका, इसको हाईलाइट करने में इन यूनिवर्सिटीज़ ने, इन सोशल थिंकर्स ने और डिफरेंट इंडिविजुअल्स ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। तो हमने देखा है कि किस तरह से इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशियो कल्चरल, इन तीनों कॉजेज ने मिलकर किस तरह कॉलोनिस्ट के मन में अमेरिका फर्स्ट की भावना पैदा की। अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन फर्स्ट, और इन्हें अपना वॉर क्राई दिया कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। जब तक हमें आप लेजिस्लेचर में जगह नहीं देंगे आप हम पे टैक्स नहीं लगा सकते। तो ये सारी भावना पैदा करने में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशियो कल्चरल रीजन्स का क्या योगदान था और कैसे योगदान था, ये हमने इस लेक्चर में जानने की कोशिश की है। अब अगले लेक्चर में एक ब्रीफ में टाइमलाइन जानेंगे कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन किस तरह बढ़ा। उसमें जो एक्ट्स हमने अभी डिस्कस किए हैं इस लेक्चर में उस पर दोबारा जाएंगे, क्योंकि वो भी टाइमलाइन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और उसके अलावा भी कुछ बैटल्स, जो इंपॉर्टेंट बैटल्स, उनके बारे में आपको ब्रीफ बताऊंगा। आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको पता रहेगा तो कहानी समझने में आसानी होगी, और समझने में आसानी होगी तो आप चीज़ें इम्बाइब कर पाएंगे, चीज़ें ईजिली कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे। तो चलिए, अब अमेरिकन रिवॉल्यूशन उम्मीद करता हूँ कि आपने NCERT से पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो अभी भी पढ़ लीजिए। इसके बाद भी अमेरिकन रिवॉल्यूशन के हमारे 2 लेक्चर बचे हुए हैं,
तो उन दोनों लेक्चर से अगर आप NCERT पढ़ते हैं तो अच्छा रहेगा। और अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं, जिससे हमारे फ्यूचर में आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपके प्रिपरेशन में हेल्पफुल हो। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।